आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल। शिक्षित बनाए सशक्त बनाए। ज्ञानदीप चैनल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की हमारी वीडियो का विषय कविता चिड़िया। वीडियो में आप कविता पाठ, शब्दार्थ, सरलार्थ और इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। चिड़िया कविता प्रकृति के माध्यम से, विशेष रूप से चिड़ियों के जीवन के जरिए मानव को सादगी, स्वतंत्रता और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का संदेश देती है। कविता में चिड़ियों का जीवन आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बिना लोभ, पाप व चिंता के प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीती हैं। सबसे पहले इस कविता में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। प्रीति, प्रेम या स्नेह, रीति, नियम, तरीका, ढंग, प्रथा, मुक्ति मंत्र, मुक्ति का साधन या उपाय यानी स्वतंत्रता का सिद्धांत। खंजन एक पक्षी, छोटी सी चिड़िया, कपोत कबूतर को कहते हैं। चातक एक पौराणिक पक्षी जो केवल वर्षा की बूंदों पर निर्भर माना जाता है। कोकिल कोयल को कहते हैं। काक कौवा। हंस एक पक्षी। शुक तोता, हिलमिल आपस में मिलजुल कर, सीमाहीन बिना सीमा के, असीमित, निर्भय निडर बिना भय के, विचरण घूमना, भ्रमण करना। चिड़िया कविता की व्याख्या इस प्रकार से है। कवि कहते हैं कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। तो यहाँ कवि कविता की शुरुआत पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया के गीत से करते हैं। चिड़िया का गाना केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है, जो प्रकृति के माध्यम से मानव तक पहुँचता है। कवि पाठक से प्रश्न करते हैं कि क्या वे इस संदेश को समझ पाते हैं। जहां चिड़िया प्रकृति का प्रतीक है, जो मानव को जीवन का सही मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग में बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। तो जहां चिड़िया को प्रेम और मित्रता का प्रतीक बताया गया है, जो मानव को आपसी स्नेह और सहयोग की शिक्षा देती है। मानव जो सामाजिक और भौतिक बंधनों में जकड़ा हुआ है, उसे चिड़िया मुक्ति का रास्ता दिखाती है। चिड़िया का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची आज़ादी बाहरी बंधनों से मुक्त होने में है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते, सब आपस में हिलमिल। तो कवि जंगल में रहने वाले विभिन्न पक्षियों, जिनमें खंजन है, कबूतर है, चातक है, कोयल है, कौवा है, तोता है, हंस है, इनका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पक्षियों का आपसी सामंजस्य मानव समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। पक्षी बिना भेदभाव के एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन जीते हैं, जो मानव को सामाजिक एकता और सहयोग का पाठ पढ़ाता है। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहे उड़ जाते हैं। पक्षी सामूहिक रूप से भोजन करते हैं और स्वतंत्रता के साथ आकाश में उड़ते हैं, विचरण करते हैं। उनका कोई निश्चित घर नहीं, पूरा आकाश ही उनका आश्रय है और उनका घर है। जहाँ कवि पक्षियों की स्वतंत्रता और सामुदायिक जीवन शैली की प्रशंसा करते हैं, यह मानव को सिखाता है कि सच्चा सुख सादगी और स्वतंत्रता में है, न कि भौतिक संपत्ति या सीमित दायरे में रहने में। रहते जहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं।
पक्षी जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं। दिन में मेहनत करते हैं और रात में पेड़ों पर विश्राम करते हैं। जहाँ कवि उनके सादगीपूर्ण और मेहनती जीवन के बारे में बात करते हैं। यह मानव को सिखाता है कि मेहनत और संतोष के साथ जीवन जीना सच्ची खुशी का स्रोत है। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। पक्षियों के जीवन में लालच, पाप या चिंता नहीं होती। वे संसार की सारी संपत्ति को हथियाने की इच्छा भी नहीं रखते। जहाँ कभी मानव के लोभ और स्वार्थपूर्ण व्यवहार की तुलना पक्षियों के निस्वार्थ और सादगीपूर्ण जीवन से कर रहे हैं। यह एक नैतिक संदेश है कि हमें लालच और स्वार्थ से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जो जाता औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। पक्षी केवल उतना ही लेते हैं जितना उन्हें अपनी मेहनत से मिलता है। वे संग्रह नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते। जो बचता है उसे दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। पक्षी बिना डर के आकाश में आज़ादी से विचरण करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वे औरों की कमाई से अपना घर नहीं भरते, यानी वे किसी और के हक को नहीं छीनते और ना ही दूसरों के श्रम पर निर्भर रहते हैं। यहाँ कवि पक्षियों के निस्वार्थ और स्वावलंबी जीवन को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह मानव को मेहनत, संतोष और परोपकार का पाठ पढ़ाता है। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली बेड़ी पग में। चिड़िया मानव को संबोधित करते कहती है कि वे उनके जीवन से जीवन जीने की कला सीखें। चिड़िया स्वयं स्वतंत्र हैं और बिना किसी बंधन के प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीती हैं। कवि जहाँ मानव के आत्म निर्मित बंधनों जैसे कि लोभ, स्वार्थ, सामाजिक दबाव को बेड़ी यानी जंजीर के रूप में चित्रित कर रहे हैं जो उनके पैरों को जकड़े हुए है। मानव को अपनी स्वतंत्रता को पहचानना चाहिए और अनावश्यक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। चिड़िया मानव को अपनी ओर देखने और उनके सरल जीवन, स्वतंत्र जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान करती हैं। सोने की कड़ियाँ जहाँ सुख, सुविधाओं, धन और लालच के प्रतीक हैं जो मानव को बांधे रखती हैं। कवि मानव को इन भौतिक बंधनों को तोड़ने और मानवता के प्रति द्रोह यानी विद्रोह या नकारात्मक भावना को छोड़ने का आग्रह करते हैं। कवि मानव को प्रेम, करुणा और एकता की ओर लौटने का संदेश देते हैं। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। चिड़िया पीपल की डाल पर बैठकर अपने गीत के माध्यम से मानव को गहरा संदेश देती है। वह थोड़ी देर के लिए रुकती है और अपने मधुर गायन से मानव को हैरान करती है और फिर उड़ जाती है। जहाँ चिड़िया का गीत प्रकृति का संदेश है जो संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली है। चिड़िया की यह उड़ान उसकी स्वतंत्रता और बंधन मुक्त जीवन जीने को दर्शाती है जो मानव के लिए एक प्रेरणा है। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार से है। यह कविता चिड़ियों के आज़ाद और सादगीपूर्ण जीवन के माध्यम से मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है। चिड़ियाँ प्रेम, सहयोग और स्वतंत्रता का संदेश देती हैं जो बिना लोभ, पाप और चिंता के आपस में मिलजुल कर रहती हैं। वे अपनी मेहनत से प्राप्त संसाधनों से संतुष्ट रहती हैं और बाकी को दूसरों के लिए छोड़ देती हैं। कभी मानव को उनके बंधनों जिनमें लालच है, स्वार्थ है, भौतिकता,
रूपी पदार्थ हैं उनको छोड़ने, उन बंधनों को तोड़ने और मानवतावादी सादगी और स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जीने का आह्वान करते हैं। चिड़ियों का गीत प्रकृति का संदेश है जो मानव को निस्वार्थ और मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह कविता लिखी हुई है आरसी प्रसाद सिंह की। उनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। आरसी प्रसाद सिंह मैथिली और हिंदी के एक महाकवि थे। उन्हें मुख्य रूप से रूप, यौवन और प्रेम के कवि के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 19 अगस्त 1911 को बिहार के समस्तीपुर जिले के ऐरौत गांव में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक और कहानियों समेत कई विधाओं में रचनाएं की। आजकल, कलापी, संचयिता, आरसी, जीवन और यौवन, नई दिशा, युद्ध अवश्यंभावी है, मैं किस देश में हूँ, चाणक्य शिखा, बदल रही है हवा, ये उनके चर्चित कविता के संग्रह हैं। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और युवा पीढ़ी को संवेदनशीलता, संतुलन और सृजनशीलता की प्रेरणा देती हैं। उनका निधन नवंबर 1996 में हुआ था। चिड़िया कविता, इस पर आधारित प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला जो प्रश्न उत्तर का खंड है वह है मेरी समझ से। इस खंड में प्रश्नों के 4 विकल्प भी दिए गए हैं। हमने जो है सबसे सटीक उत्तर को छांटना है और उसके सामने स्टार यानी तारा बनाना है। एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। उत्तर को चुनने के बाद यह भी बताना है कि हमने वह उत्तर क्यों चुना। कविता के आधार पर बताएं कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता। प्रेम प्रीति, मिलजुल कर रहना, लोभ और पाप, निर्भय विचरण। तो जो तीसरा विकल्प है लोभ और पाप वह सही है। यह गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता। कारण क्या है? कविता में स्पष्ट रूप से कहा गया है उनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं। तो यह पंक्ति स्पष्ट रूप से बताती है कि पक्षियों के मन में लोभ लालच नहीं होता, जबकि प्रेम प्रीति, मिलजुल कर रहना और निर्भय विचरण पक्षियों के गुणों में वर्णित है। अगला प्रश्न, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति किन भावों को प्रकट करती है? असमानता और विभाजन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, समानता और एकता, स्वार्थ और ईर्ष्या। तो इसका भी तीसरा विकल्प सही है, समानता और एकता। कारण यह है कि यह पंक्ति सीधे तौर पर पक्षियों के आपसी सहयोग और एक साथ रहने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो समानता और एकता के भावों की ओर भी इंगित करती है। अन्य विकल्प इसके बिल्कुल विपरीत अर्थ रखते हैं। अगला प्रश्न, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं? आकाश में उड़ते रहना, बंधन में रहना, स्वच्छंद रहना, संचय करना। तो इसका जो सटीक उत्तर है स्वच्छंद रहना। यह उत्तर क्यों चुना? पंक्ति हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, सीधे तौर पर यह आज़ाद जीवन जीने की बात कहती है। पक्षी मनुष्यों से अपने पगों में डाली हुई बेड़ी यानी बंधन को तोड़ने और सोने की कड़ियों को छोड़ने के लिए भी कहते हैं, जिसका अर्थ है स्वतंत्र जीवन जीना। अगला प्रश्न उत्तर का खंड है मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ संदर्भ दिए गए हैं और इनके आगे इनके भाव दिए गए हैं, तो आपस में इनका मिलान करना है। चिड़ियों की बोली, यह प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश देती है। सोने की कड़ियाँ, यह बंधन और लालच का प्रतीक है। निर्भय विचरण, यह स्वतंत्रता और निर्वाध जीवन के लिए आए हुए शब्द हैं। मुक्ति मंत्र, इसका अर्थ बंधन से मुक्ति है। और दिन भर काम, यह श्रम और संतोष को दर्शाता है। पंक्तियों पर चर्चा। प्रश्न उत्तर का अगला खंड, कविता में से चुनकर पंक्तियां दी गई हैं,
इन पर विचार करना है और इनका अर्थ आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जहाँ चिड़िया को प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बताया गया है। चिड़िया केवल मधुर गीत नहीं गाती बल्कि अपने स्वाभाविक आचरण से हमें प्यार और स्नेह के तरीके यानी उसके ढंग रीति सिखाती है। पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं। वे किसी से द्वेष नहीं रखते, नफरत नहीं करते। अगली पंक्ति, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, प्रवाह नहीं। तो यह पंक्ति पक्षियों के निर्मल और सरल स्वभाव को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि पक्षियों के मन में मनुष्यों जैसा संग्रह करने का लालच, लोभ नहीं होता। वे किसी को नुकसान पहुंचाने या बुरा सोचने जैसा कोई पाप भी नहीं करते। उन्हें भविष्य की अनावश्यक चिंता भी नहीं होती। पक्षी हमें सिखाते हैं कि संतोष, सादगी और वर्तमान में जीना ही खुशहाल जीवन का रहस्य है। अगली पंक्ति, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि पक्षी असीमित आकाश में बिना डर के घूमते फिरते हैं। उनके ऊपर कोई सीमा या बंधन नहीं होता, न भौगोलिक और न ही मानसिक। वे पूरी स्वतंत्रता के साथ जीवन का अनुभव करते हैं। पक्षी हमें सिखाते हैं कि हमें अनावश्यक बंधनों से मुक्त होकर निडरता से अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। यह स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं बल्कि विचारों और आत्मा की स्वतंत्रता की ओर भी संकेत करती है। सोच विचार के लिए कविता की पंक्तियां और उनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो कविता पढ़ने के बाद अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। सब मिलजुल कर रहते, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षियों के आपसी सहयोग की यह भावना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, यह स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, यह भावना हमें समाज में एकता, शांति और सह अस्तित्व सिखाती है। इससे विवाद कम होते हैं, संसाधनों का उचित बंटवारा होता है और आपसी मदद की भावना बढ़ती है, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही संचय करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे कैसे भिन्न है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य का स्वभाव पक्षियों से भिन्न है क्योंकि वह अक्सर लालचवश आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है। उसमें असंतोष, दूसरों से अधिक पाने की होड़ और अनावश्यक चिंताओं के कारण अत्यधिक संचय की प्रवृत्ति होती है, जो पक्षियों में नहीं पाई जाती। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पक्षी को स्वच्छंद और मनुष्यों को बेड़ियों में क्यों बताया गया है? तो इसका उत्तर है, पक्षी आज़ाद हैं क्योंकि वे लोभ, पाप और प्रवाह से मुक्त होकर बिना किसी बंधन के स्वतंत्र जीवन जीते हैं। मनुष्य को बेड़ियों में बताया गया है क्योंकि मनुष्य अपने लालच, स्वार्थ, डर, चिंता और सामाजिक बंधनों, जिनमें भौतिक और मानसिक बंधन शामिल हैं, उनमें जकड़ा हुआ है, जिससे वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता। अनुमान और कल्पना से प्रश्न उत्तर का अगला खंड, इसमें जो है समूह में मिलकर चर्चा करनी है, कल्पना से उत्तर देने हैं। चिड़िया मनुष्य को स्वतंत्रता का संदेश देती है। आपके अनुसार मनुष्य के पास किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है और किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है? तो कल्पना कीजिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे कार्य मिलेंगे जो हम कर सकते हैं और जो हम नहीं कर सकते। कुछ के उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं। मनुष्य को विचारने, अभिव्यक्ति करने, शिक्षा चुनने, पेशा चुनने और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसे दूसरों का नुकसान पहुंचाने, कानून तोड़ने, सार्वजनिक शांति भंग करने या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है। चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे भिन्न है? कल्पना और अनुमान के आधार पर उत्तर देना है।
चिड़िया स्वयं संतोषी, लालच व पाप से मुक्त होती है। वह केवल आवश्यकता भर लेती है। मनुष्य का जीवन इसके उल्ट सामाजिक, आर्थिक और मानसिक बेड़ियों में बंधा होता है, जिसमें लालच, संग्रह वृत्ति और अनावश्यक जटिलताएं प्रमुख होती हैं। चिड़िया कहीं भी अपना घर बना सकती है। यदि आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा हो तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे और क्यों? क्योंकि कल्पना और अनुमान से उत्तर देना है तो इसके उत्तर भी अलग अलग होंगे। कोई पहाड़ों पर जाना चाहेगा, कोई आसमान में घर बनाना चाहेगा, कोई मैदान में, कोई रेगिस्तान में। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। तो अपनी कल्पना से इसका उत्तर दें। उत्तर कैसे देना है, उदाहरण स्वरूप हम उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि चिड़िया जैसी सुविधा होती तो मैं अपना घर किसी शांत पहाड़ी जंगल में नदी के पास बनाना चाहूँगा या चाहूँगी। कारण क्या है? प्रकृति से निकटता, शुद्ध वातावरण, मानसिक शांति और रचनात्मक प्रेरणा। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। यदि आप चिड़िया की भाषा समझ सकते तो आप चिड़िया से क्या बातें करते? तो इसका उत्तर भी अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग होगा। उत्तर किस प्रकार तैयार करना है उसका उदाहरण है, यदि मैं चिड़िया की भाषा समझ पाता या पाती तो मैं उसके स्वतंत्र जीवन का रहस्य, प्रकृति के संदेश, मानवीय गुणों और पर्यावरण संरक्षण पर बातें करता या करती। मैं उसके अनुभवों और दुनिया के बारे में भी पूछता या पूछती। पेड़ों और नदियों का क्या संदेश है और कैसे मनुष्य प्रकृति के साथ अधिक तालमेल बिठा सकता है। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। तो इसमें जो रेखांकित शब्द हैं मिलजुल कर, ये शब्द लिखने बोलने में एक जैसे हैं। इस तरह की शैली प्राय कविता में आती ही रहती है। अब आप सब मिलजुल कर नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाएं। तो कविता की बच्चों पंक्तियां दी गई हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। तो इसी प्रकार से आपने इसी राइम को कायम रखना है और कविता को आगे बढ़ाना है। जैसे हम लिख सकते हैं, सब मिलजुल कर हंसते हैं वे, सब मिलजुल कर गाते हैं, सब मिलजुल कर दुख बांटते जब मुश्किल में कोई आता है, सब मिलजुल कर खुशियाँ पाते हर मौसम पर्व बन जाता है। सब मिलजुल कर सीखते हैं वे, सब मिलजुल कर सिखाते हैं, सब मिलजुल कर प्रेम फैलाते जग को मुक्ति मंत्र बतलाते हैं। तो इस प्रकार से हम कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश क्या सुनाती है। तो यहाँ पर गाती और सुनाती, ये रेखांकित शब्द चिड़िया के गाने और सुनाने के कार्य का बोध कराते हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का, करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कविता में ऐसे क्रिया शब्द को ढूंढें और उनसे नए वाक्य बनाएं। तो इस प्रकार के कई क्रिया शब्द इस कविता में आए हैं। कुछ यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके वाक्य भी बना रहे हैं ताकि आपको सहायता मिल सके। कविता में ऐसे शब्द हैं जैसे पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। तो बैठी शब्द क्रिया है। दादी माँ कुर्सी पर बैठी कहानी सुना रही है। तो इस प्रकार से हम इसका वाक्य बना सकते हैं। कविता में शब्द है चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। तो सिखलाती शब्द क्रिया है। इसका वाक्य बना सकते हैं, बड़ी बहन मुझे साइकिल चलाना सिखलाती है। कविता में शब्द आए हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। तो सो जाना क्रिया है। तो इसका वाक्य हम बना सकते हैं, थके हुए यात्री बस में ही सो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया को छांटना है और उससे हमने एक नया वाक्य तैयार करना है। भावों की बात, जब आप कुछ दृश्य देखते हैं तो हमारे मन में कुछ भावनाएं उमड़ती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ भाव शब्द दिए गए हैं। आप किसी दृश्य के लिए एक से अधिक शब्द भी चुन सकते हैं। यानी कोई स्थिति ऐसी आती है तो उस वक्त आपके मन में क्या भाव आते हैं, तो इन जो टैली दी गई इसमें से शब्द चुनकर लिखने हैं।
आपको कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह का शांत वातावरण तो हमें भाव आ सकती है, हमें खुशी मिल सकती है, आनंद मिलता है, शांति का एहसास होता है, उत्साह जागता है एक नया। शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहा रहे हैं तो यहाँ पर भी आनंद की अनुभूति हो सकती है, उत्साह यह भाव उजागर हो सकता है और साथ में हैरानी भी हो सकती है कि पक्षी कैसे इतनी प्यारी प्यारी बोलियों में चहचहा रहे हैं। कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो यहाँ पर प्रेम, ममता, दया और सहानुभूति जैसे भाव हमारे मन में आ सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने वाहन की खिड़की से कूड़ा बाहर फेंक देता है तो यहाँ पर हमें क्रोध आ सकता है, निराशा हो सकती है, चिंता जो पर्यावरण के प्रति है वो भाव भी आ सकता है। कोई बच्चा किसी व्यर्थ कागज को कूड़ेदान में डाल देता है तो जहाँ पर हमारे मन में उसके प्रति आभार जैसे भाव आ सकते हैं, एक खुशी पैदा होती है और शांति का भी भाव आ सकता है। कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बहुत तेज बाइक चला रहा है तो यह चिंता का विषय है, डर भी लगता है हमें और निराशा भी होती है कि लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। दो प्राणी किसी कारणवश लड़ रहे हैं तो यहाँ हमें दुख हो सकता है, क्रोध भी आ सकता है, निराशा का भाव भी आ सकता है और चिंता का भाव भी आ सकता है। एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं है वह विशेष रूप से बनाई तिपहिया गाड़ी पर यात्रा कर रहा है तो हमारे मन में सहानुभूति और हैरानी के भाव आ सकते हैं। किसी स्थान पर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भारतीय यानी कि ब्रेल लिपि में सूचनाओं के बोर्ड लगे हैं तो हमारे मन में आभार जो हमारा सिस्टम है उसके प्रति सुख की अनुभूति हो सकती है और हैरानी भी हो सकती है कि लोग ये ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ते होंगे। कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कह रहा है तो हमें क्रोध आ सकता है, दुख का अनुभव हो सकता है, निराशा भी हो सकती है। कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद भूखे को भोजन दे रहा है तो हमारे मन में उसके प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति, एक खुशी का और आभार, धन्यवाद का जो भाव है वो प्रकट हो सकता है। कोई लड़का स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी बहन को खिला रहा है तो यहाँ पर प्रेम, आनंद, ममता, उत्साह और शांति जैसे भाव हमारे मन में आ सकते हैं। आज की पहेली कविता में कई पक्षियों के नाम आपने पढ़े। आपके सामने कुछ पहेलियाँ तो पक्षियों के चित्र के साथ उसका नाम भी आपने यहाँ पर लिखना है। दिखने में हूँ हरा हरा, कहता हूँ सब खरा खरा, खाता हूँ मैं मिर्ची लाल, कहते सब मुझे मिट्ठू लाल। तो सभी ने पहचान लिया होगा, यह है तोता। सुंदर काले मेरे नैन, श्वेत श्याम है मेरे डैन, उड़ता रहता हूँ दिन रैन, खेलूँ पानी तो आए चैन। तो डैन होते हैं बच्चों पंख, तो काले और सफ़ेद पंख होते हैं जो पक्षी है जो खंजन उसके। रहता है घर के आसपास, रंग है उसका काला खास, जो भी दोगे खाता वो, झुंड में आ जाता वो। तो यह होता है काक, जिसको काग भी कहते हैं, कौवा भी कहते हैं। तो यह काले रंग का होता है और एक के पुकारने पर कई कौवे इकट्ठे होकर झुंड बना लेते हैं। अगली पहेलियां है। संदेश पहुंचाना मेरा काम, देता हूं शांति का पैगाम, करता हूं मैं गुटरगू, आओगे पास तो हो जाऊंगा शू। तो यह है कबूतर। पुराने समय में जो कबूतर को एक से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। पीता हूँ बारिश की बूंदे, रखता हूँ फिर आंखें मूंदे, देखो चकोर है मेरी साथी, बिन उसके घूमूं ऊंगे ऊंगे। तो यह होता है बच्चों चातक नामक पक्षी। तो इसके बारे में मानता है कि यह धरती से पानी नहीं पीता और बारिश की बूंदों पर ही निर्भर रहता है। कुहू कहू मधुर आवाज सुनाती, घर अपना मैं कहाँ बनाती, काली हूँ पर काक नहीं, बतलाओ मैं क्या कहलाती। तो काले रंग की मीठी आवाज में गाती है कोयल। तन मेरा सफ़ेद, गर्दन मेरी लंबी, नाम बताओ सच्ची सच्ची, कहलाता हूँ मैं
जल पक्षी, तो यह बत्तख जैसा पक्षी हंस, उसका जिक्र जहाँ पर इस पहेली में हुआ है। चित्र की बात, प्रश्न उत्तर का अगला खंड। इन तीनों चित्रों को देखिए और बताइए, अगर आप पक्षियों को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इन तीनों चित्रों में देखना पसंद करेंगे और क्यों। चित्र आपकी स्क्रीन पर भी हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी हैं। तो इसका उत्तर है, मैं पक्षियों को तीसरे चित्र में यानी जंगल के पेड़ पर घोंसले में देखना पसंद करूंगा। इसका कारण है, कविता में पक्षियों की स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ उनके सामंजस्य को दर्शाया गया है। जंगल में पेड़ पर घोंसला पक्षियों का प्राकृतिक आवास है, जहां वे बिना किसी बंधन के स्वच्छंद जीवन जी सकते हैं। पहले चित्र में शहर में इमारतों के पास पक्षी उड़ तो रहे हैं, लेकिन शहर का प्रदूषण और शोर उनके लिए अनुकूल नहीं है। दूसरे चित्र में पक्षी कैद है, पिंजरे में है, जो उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ है और कविता के संदेश को भी नकारता है। इसीलिए तीसरा चित्र पक्षियों के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वहां वे अपनी स्वाभाविक जीवन शैली जी सकते हैं। चित्र की बात के अंतर्गत आगे दो चित्र और हैं बच्चों, जहां पर दिया गया है निर्भय विचरण। तो जहां पर दो चित्र देख रहे हैं, जहां पर जंगल है, शेर और भालू जैसे जानवर आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि मानव जो है वो बस में हैं। दूसरे चित्र में जानवरों को कैद किया गया है और जहां पर जो मानव हैं वो इन्हें देखने के लिए आज़ाद हैं। तो जहां पर लिखा गया है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। कविता की इन पंक्तियों को पढ़ें और चित्रों को देखें। इन चित्रों को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, जैसे कि इन चित्रों में कौन निर्भय विचरण कर रहा है। तो दोनों चित्रों को ध्यान से देखने के बाद हम कह सकते हैं, पहला चित्र एक जंगल सफारी को दर्शाता है, जहां लोग एक बस में बैठकर जंगल के जानवरों को देख रहे हैं, जहां पर शेर और भालू जैसे जानवर अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। यह चित्र कविता की पंक्तियों से मेल खाता है। यह दृश्य स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ सामंजस्य को दर्शाता है, जैसा कि कविता में पक्षियों के लिए वर्णित है। दूसरा चित्र एक चिड़ियाघर को दिखा रहा है, जहां जानवर जैसे शेर और बंदर पिंजरे में कैद हैं। लोग उन्हें देखने आ रहे हैं, लेकिन जहां जानवर अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। यह मानव द्वारा प्रकृति पर लगाए गए बंधनों को दर्शाता है, जो कविता में वर्णित बेड़ी पगमे की अवधारणा से मेल खाता है। तो दोनों चित्रों को देखने के बाद निष्कर्ष यह है, पहले चित्र में जानवर निर्भय विचरण कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र हैं। यह कविता के संदेश को प्रतिबिंबित करता है। वहीं दूसरा चित्र जानवरों की कैद को दर्शाता है, जो कविता की स्वतंत्रता की भावना के खिलाफ है। हमें जानवरों को उनकी स्वाभाविक स्वतंत्रता में ही देखना चाहिए, न कि पिंजरों में कैद करके। साथ साथ वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। वन में सारे पक्षी एक साथ रहते हैं। हमारे परिवेश में भी पशु पक्षी साथ साथ रहते हैं। आप विचार कीजिए कि हमारे परिवेश में उनका रहना क्यों जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, पशु पक्षी हमारे परिवेश में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षी कीट नियंत्रण, परागकण, बीज फैलाने में मदद करते हैं, जबकि पशु मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। वे प्रकृति के चक्कर का हिस्सा हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। हम अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की सहायता कैसे कर सकते हैं, अगला प्रश्न है। इसका उत्तर है, हम उनके लिए पानी और दाना रखें, पेड़ पौधे लगाकर उनके रहने की जगह बनाएं, प्रदूषण और शोर को कम करें,
उनकी प्राकृतिक जगह को नष्ट ना करें, जख्मी पशु पक्षियों को पशु चिकित्सक के पास पहुंचाएं। तो इस प्रकार के कार्य करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। उनके मन में लोभ नहीं है। तो इस पंक्ति में मन का अर्थ है चित्त या बुद्धि, किंतु मन शब्द के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे कि आज मेरा मन पहाड़ों पर जाने का कर रहा है, तो जी। व्यापारी ने किसान से 10 मन अनाज खरीदा। तो इन वाक्यों में मन शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में, अलग अलग संदर्भों में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही शब्द दूसरे संदर्भ में अलग अर्थ दे रहा है। तो जैसे एक उदाहरण और है, मंगल ने मंगल से कहा कि मंगल को मंगल पर मंगल होगा। तो इस वाक्य में दो व्यक्ति, मंगल नाम के व्यक्ति बात कर रहे हैं। पहला मंगल दिन को दर्शा रहा है, दूसरा मंगल ग्रह को दर्शा रहा है, और तीसरा मंगल शुभ कार्य की चर्चा कर रहा है। तो इसी प्रकार से बच्चों हमने जो है कुछ शब्द जहाँ पर पाठ पुस्तक में आपके दिए गए हैं, जिनमें शामिल है कर, जल, अर्थ, फल और आम। तो इनको अलग अलग अर्थों या संदर्भों में प्रयोग करना है। तो कर का एक अर्थ होता है हाथ, उसने अपने कर से दान दिया। एक अर्थ होता है टैक्स या लगान, सरकार ने नए उत्पादों पर कर बढ़ा दिया है। एक अर्थ होता है करना, आज तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। और एक कर का अर्थ होता है किरण, सूर्य की किरण। सूर्य की कर चारों दिशाओं में फैल रही है। इसके बाद है जल। जल पानी को भी कहते हैं, हमें प्यास लगने पर जल पीना चाहिए। जलना को भी कहते हैं, आग में हाथ डालने से वह जल गया। ईर्ष्या करना, यह मुहावरे में प्रयोग होता है, दूसरे की तरक्की देखकर वह जल रहा है। इसके बाद अगला जो शब्द है वह है अर्थ। तो अर्थ का एक अर्थ मतलब या तात्पर्य भी होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो धन या संपत्ति भी हो सकता है। आजकल जीवन यापन के लिए अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर प्रयोजन या उद्देश्य भी हो सकता है। इस कार्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। फल खाद्य पदार्थ को कहते हैं। सेब एक पौष्टिक फल है। परिणाम या नतीजे को भी कहते हैं, उसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा। और लाभ या फायदे को भी कहते हैं, यह योजना किसानों के लिए बहुत फलदायक सिद्ध होगी। आम साधारण या सामान्य को कह सकते हैं, जैसे यह एक आम बात है। आम एक फल भी है। गर्मी के मौसम में आम बहुत मीठे होते हैं। आम सार्वजनिक या सर्वसाधारण को भी कहते हैं। आम जनता की राय जान लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक शब्द के जो अनेक अर्थ निकलते हैं उनको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा उपयोगी कुछ और प्रश्न उत्तर हैं। चिड़िया कहाँ बैठकर गा रही है? तो इसका उत्तर है, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर गा रही है। चिड़िया जग के बंदी मानव को क्या बतलाती है? इसका उत्तर है, चिड़िया जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। प्रश्न है, जंगल में सभी पक्षी आपस में कैसे रहते हैं? तो जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य विषय क्या है? कविता का मुख्य विषय चिड़ियों के स्वच्छंद, सादगीपूर्ण और निस्वार्थ जीवन के माध्यम से मानव को आज़ादी, प्रेम, सहयोग और मानवता का पाठ पढ़ाना है। कविता में चिड़िया किसका प्रतीक है? चिड़िया प्रकृति, स्वतंत्रता और सादगीपूर्ण जीवन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के जीवन से हमें कौन सा महत्वपूर्ण गुण सीखने को मिलता है जो मनुष्यों में कम पाया जाता है? इसका उत्तर है, पक्षियों के जीवन से हमें संतोष, निस्वार्थता का गुण सीखने को मिलता है जो मनुष्यों में अक्सर कम पाया जाता है। मुक्ति मंत्र से कवि का क्या अभिप्राय है? मुक्ति मंत्र से कवि का अभिप्राय स्वार्थ, लालच और बंधनों से मुक्ति पाकर स्वतंत्र और प्रेम पूर्वक जीवन जीने के तरीके से है।
प्रश्न, कविता में पीपल की ऊंची डाली का क्या महत्व है? पीपल की ऊंची डाली प्रकृति के ऊंचे और पवित्र स्थान का प्रतीक है, जहां से चिड़िया मानव को जीवन जीने का संदेश देती है। मुक्ति मंत्र से कवि का क्या तात्पर्य है? मुक्ति मंत्र से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता, सादगी और लोभ मुक्त जीवन जीने के सिद्धांत से है, जो चिड़िया मानव को सिखा रही है। कविता में प्रेम प्रीति की रीति, इसका क्या अर्थ है? यह पंक्ति प्रेम और मित्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का तरीका दर्शाती है, जो चिड़िया अपने व्यवहार से मनुष्य को सिखा रही हैं। कविता में किन पक्षियों का उल्लेख किया गया है? तो इस कविता में खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक यानी तोता, इन पक्षियों का उल्लेख हुआ है। कविता में पक्षियों के जीवन से मानव को क्या सीखने की प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है मानव को सादगी, स्वतंत्रता, निस्वार्थता और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न, सोने की कड़ियाँ किसका प्रतीक है? सोने की कड़ियाँ भौतिक सुख सुविधाओं, धन और लालच की प्रतीक हैं, जो मानव को बांधे रखती हैं। प्रश्न, कविता में पक्षियों का घर कहाँ बताया गया है? पक्षियों का घर आसमान को बताया गया है, जो उनकी स्वतंत्रता को दर्शाता है। प्रश्न, कविता के अनुसार पक्षियों के मन में क्या नहीं होता? तो इसका उत्तर है पक्षियों के मन में लोभ, पाप और चिंता जा प्रवाह नहीं होती। प्रश्न, चिड़िया का गीत मानव को क्या संदेश देता है? चिड़िया का गीत मानव को स्वतंत्रता, प्रेम और सादगी पूर्ण जीवन जीने का संदेश दे रहा है। यह कविता हमें प्रकृति से क्या सीखने की प्रेरणा देती है? यह कविता हमें प्रकृति से प्रेम, सद्भाव, संतोष, स्वतंत्रता और निस्वार्थ जीवन जीने की जो प्रेरणा देती है। कविता का केंद्रीय संदेश क्या है? कविता का केंद्रीय संदेश है कि मानव को चिड़ियों की तरह सादगी, स्वतंत्रता और निस्वार्थता अपनाकर मानवता के मूल्यों के साथ जीवन जीना चाहिए। तो आगे बच्चों जो है कुछ पक्षी जो बहुत लंबी यात्राएं करते हैं, उनकी यात्राओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। पक्षियों की प्रवास यात्राएं सबसे विचित्र और रहस्यपूर्ण होती हैं। हर साल सर्द ऋतु और जाड़ों के शुरू में अनेक पक्षी एशिया, यूरोप और अमेरिका के उत्तरी भागों में स्थित अपने स्थानों से चलकर गर्म देशों में आ जाते हैं। बसंत और गर्मियों में वे फिर वापस अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं। वे समय के इतने पक्के होते हैं कि इनके आने जाने के एक एक दिन की ठीक गणना की जा सकती है। हाँ, प्रतिकूल मौसम के कारण कभी देर हो जाए तो बात दूसरी है। कुछ प्रजातियों के पक्षी थोड़े ही दूर जाते हैं। हर पक्षी थोड़ा बहुत तो इधर उधर आता जाता है ही, कभी रहन सहन के कष्टों के कारण तो कभी खाना कम हो जाने के कारण। इस प्रकार का आवागमन मुख्यतः उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहां पर मौसम भिन्न भिन्न और तीव्रता लिए होता है। जो पक्षी ऊंचे पहाड़ों पर गर्मियां बिताते हैं, वे जाड़ों में निचली पहाड़ियों, तराई अथवा मैदानी इलाकों में चले आते हैं। इस प्रकार का आवागमन भारत में बहुत अधिक पाया जाता है, जहां गंगा के क्षेत्र के बराबर में ही विशाल हिमालय है। पक्षियों को अपनी लंबी लंबी यात्राओं के बीच कई कष्ट भी झेलने पड़ते हैं और बड़े बड़े संकटों का सामना भी करना पड़ता है। कभी जंगलों, कभी मैदानों और कभी समुद्र के ऊपर से गुजरना होता है। कभी भयंकर तूफान आ जाते हैं और वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बहुधा वे आंधियों के थपेड़ों से समुद्र की ओर पहुंच जाते हैं और फिर एकदम नीचे पठारों में समा जाते हैं। रात को नगर का तीव्र प्रकाश उन्हें भटका देता है। कुछ पक्षी बीच में रुक रुक कर यात्रा करते हैं ताकि थकान ना हो। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो खाने और आराम करने के लिए बिना रुके लगातार लंबी यात्राएं पूरी कर लेते हैं। कुछ पक्षी केवल दिन में उड़ते हैं तो कुछ दिन और रात दोनों समय, किंतु अधिकतर पक्षी सूर्यास्त के बाद अपनी यात्रा पर बढ़ते हैं।
पक्षी प्राय दल बनाकर उड़ते हैं। सारस और हंस जब आकाश में वी की आकृति में उड़ते हैं तब तुरंत हमारा ध्यान उधर खींचा चला जाता है। अवालील, चकदिल, फुटकी, समुद्र तटीय पक्षी और जल पक्षी दलों में इकट्ठे हो जाते हैं। प्रत्येक दल में एक ही प्रकार के कई पक्षी होते हैं। हर दल में परों की तेज फड़फड़ाहट और चहचहाहट होती है। उसके बाद वे धरती से हवा में उठ जाते हैं और आकाश को चीरते हुए आगे ही आगे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो यह थी वीडियो कविता चिड़िया पर आधारित। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको समय रहते मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।